ये बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है ना वर्ब का दूसरा पार्ट है। यानी मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जो अपना अर्थ रखता हो और वाक्य को पूरा करता है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था और कल मैंने बोर्ड पे भी बताया था मैंने, राइट। अब हमें ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, टेक्निकली समझना है। यदि आप मेरे हो सकता है कि लिखवाए हुए 2-3-4 लाइन का डिफिनेशन आप भूल जाए, तो आपको टेक्निक वाइज से याद करना है कि हेल्पिंग क्या है। हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना। किसको मदद करेगा, तो वर्ब को। तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब को हमेशा एक मेन वर्ब चाहिए। बिना मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आएगा। बिना मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आएगा। क्लियर है। तो हम क्या कहेंगे, वैसा वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करता हो। अ वर्ब दैट हेल्प्स मेन वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। जैसे यदि मैं ये बोलूं, उसको लिखवा दिया है ना, लिखवा दिया ना। यदि मैं ये बोलूं आई एम, ये पढ़ाने का क्रिया हो रहा है, इसमें कोई वर्ब है, कौन है, टीचिंग वर्ब है और एक एम है। मैंने कल क्या बोला था, यदि किसी वाक्य में 2 वर्ब आ जाएगा तो एक है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। तो कौन होगा मेन, कौन होगा हेल्पिंग। हर आखिरी वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और उसके पहले आए हुए वर्ब को क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इस वाक्य में टीचिंग मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग क्या हो गया, एम। एक और एग्जांपल, सी डज नॉट हेल्प अस, वो हम लोग की मदद नहीं करती है। सी डज नॉट हेल्प अस, वो हम लोग की मदद नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाक्य में डज भी वर्ब है और हेल्प है। तो जब 2 वर्ब हो गया तो ये क्या हो गया, और हेल्प क्या हो गया, कोई दिक्कत। हम एक चीज गौर कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हमेशा एक दूसरा वर्ब चाहिए जिसको ये मदद कर सके। क्लियर है। तो जैसा ऑक्सिलरी वैसा मेन वर्ब आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की सहायता करता है, तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार मेन वर्ब आएगा। यहाँ डज आया तो मेन वर्ब किस रूप में आया, V1 के रूप में। यहाँ एम आया तो मेन वर्ब किस रूप में आया, V4 के रूप में। ठीक उसी प्रकार से मैं यदि ये बोलूं, आई हैव ईटन लंच, एक हैव है, ईटन, इसमें कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन हो गया, हैव, क्योंकि मेन वर्ब ईटन हो गया। अब जरा गौर कीजिए कि हैव आया तो ईटन हो गया, क्योंकि ईटन कौन सा वर्ब का रूप है, V3। ये ग्रामर कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के अनुसार मेन वर्ब आता है। यदि हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैव है तो हैव के बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा V3 होता है, कोई और वर्ब नहीं आ सकता है, सिर्फ मेन वर्ब V3 के रूप में होगा। किस रूप में होगा, मगर डज के बाद आने वाला वर्ब मेन वर्ब सिर्फ V1 के रूप में होगा। V1 वर्ब का पहला रूप। तो हमने क्या देखा, हेल्पिंग को हमेशा एक मेन वर्ब चाहिए जिसको वो मदद कर सके, तभी वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चलिए एग्जांपल उतारिए। ये जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब होते कितने प्रकार के हैं और ये कौन कौन होते हैं और ये वाक्य में कैसे आकर वाक्य के मेन वर्ब की सहायता करते हैं, राइट। हमें ये सारी चीजों को जानना बेहद जरूरी है। चलिए लिखिए, देयर आर, पॉइंट बनाकर, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। पहला प्राइमरी वर्ब और सेकेंड मॉडल वर्ब। पहला प्राइमरी वर्ब, सेकेंड मॉडल वर्ब। और मॉडल में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड मॉडल वर्ब, क्योंकि बोथ आर द पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों जो है हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है। तो अब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, बट दोनों क्या सेम है, एक है क्या, दोनों का एक यूज एक तरह से यूज होता है क्या, नहीं। दोनों का मकसद एक ही है कि मेन वर्ब की मदद करे हेल्पिंग के रूप में।
मगर प्राइमरी और मॉडल के बीच में अंतर होता है। हेल्पिंग होते भी दोनों का एप्लीकेशंस अलग अलग है, राइट? So that's why we have to understand the difference between primary and modal. A verb that can be either को इधर भी बोला जाता है, EITHER, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वैसा वर्ब जो वाक्य में मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बगल में ब्रैकेट ओपन करके लिख लीजिएगा सहायक क्रिया, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? क्या लिखवाया? वह वर्ब जो वाक्य में मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयुक्त हो, हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग में हो या प्रयुक्त हो, उसे प्राइमरी वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी वर्ब। अब हमको ये देखना होगा कि कैसे एक ही वर्ब मेन वर्ब भी बन जाता हो और वही वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता हो। हाउ इट इज पॉसिबल? सो लेट्स गो टू सी द एग्जांपल्स ऑन द बोर्ड। अब हम लोग चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं बोर्ड पर। चलिए देखिए, इन दिस सेंटेंस क्या इस वाक्य में वर्ब है? कौन है? हाँ, केवल स्टूडेंट है। ये इज केवल वर्ब है। अब ये इज वर्ब के अलावा दूसरा कोई वर्ब है? बोलो। जब नहीं है तो अकेले वर्ब को क्या कहेंगे? इज और रीडिंग दो को वर्ब आया कि नहीं आया? तो इज किसको मदद कर रहा है? नाउ को कि रीडिंग को? रीडिंग हो गया मेन वर्ब, इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, इज यही ऊपर वाले वाक्य में मेन वर्ब है और नीचे वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है। यानी इज इस यहाँ पे दो तरह की भूमिका निभा रहा है। अकेले आकर मेन वर्ब की तरह वाक्य में भूमिका निभा रहा है और किसी दूसरे वर्ब की सहायता करके ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। इसी प्रोसेस को प्राइमरी वर्ब कहते हैं। इसी प्रोसेस को प्राइमरी वर्ब कहते हैं, जो मैंने लिखवाया भी आपको। अब एक और एग्जांपल देखिए, इस वाक्य में एम के अलावा दूसरा कोई वर्ब है? इसे मेन वर्ब कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूं। इस वाक्य में कोई वर्ब है? एम भी है, गोइंग भी है। गोइंग है तो गोइंग हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि एम ऊपर वाले वाक्य में मेन वर्ब के रूप में है और नीचे वाले वाक्य में, इसी को हम लोग प्राइमरी वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, एक और दो एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे कि ये कैसे प्राइमरी वर्ब है, यानी कैसे ये मेन वर्ब भी बन सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी। कैसे? ये मेरे पास एक मोबाइल है क्या है इस वाक्य में? वर्ब। इस वर्ब के बाद दूसरा कोई वर्ब है? वर्ब के बाद दूसरा कोई वर्ब है? तो अकेले वर्ब को क्या बोलेंगे? मैंने एक नया मोबाइल खरीदा है या मैंने एक मोबाइल खरीदा है। इस वाक्य में देखो तो है वर्ब है कि नहीं है? और भी कोई वर्ब है? कौन? बाउट। बाई का भीतरी बाउट, बाई मतलब खरीदना, इसका भीतरी बाउट होता है। तो ये हेल्प कर रहा है किसको? बाउट को। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये हो गया मेन वर्ब। तो देखो, ये हैव ऊपर में क्या है? यहाँ हैव ऊपर में क्या है? मेन वर्ब। और यही हैव नीचे क्या आ गया? राइट। तो गौर करने वाली बात है कि यहाँ हैव मेन वर्ब तब हो रहा है जब वाक्य में अकेले आ रहा है। जब यही हैव अपने बाद मेन वर्ब ले रहा है तो यही हैव हेल्पिंग वर्ब बन जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग प्राइमरी वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? लिख लीजिए एग्जांपल। अब हमको ये देखना है कि प्राइमरी वर्ब होते कितने प्रकार के हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्राइमरी वर्ब? बोलिए।
लेकिन देर आर 3 काइंड्स ऑफ प्राइमरी वर्ब। अब कोई भी पूछेगा बी ग्रुप में कौन कौन होता है तो क्या बोलेंगे? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ये फिक्स है, राइट? ये क्या है? वर्ब्स ग्रुप में। अब ग्रामर क्या कहता है कि ये अभी फिलहाल प्राइमरी वर्ब है, क्योंकि बी किसका पार्ट है? प्राइमरी वर्ब का। तो ये मेन वर्ब भी बन सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है। यदि बी ग्रुप में से ये सब कोई भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो ग्रामर कहता है कि ये अपने बाद 2 प्रकार के मेन वर्ब लेगा। कितने प्रकार के? कौन कौन? एक लेगा V4 और दूसरा लेगा V3। यहां लिख दे रहा हूं, V4 लेगा और V3। अब V4 कब लेगा, V3 किस अवस्था में लेगा, ये जानना बेहद जरूरी है। तो याद रखिएगा, ये प्राइमरी वर्ब बी ग्रुप का प्रयोग हम ऑक्सिलरी के रूप में एक्टिव के लिए करेंगे। सेंटेंस को 2 पार्ट में बांटेगा ना, एक्टिव और पैसिव। समझ आ रही बात? तो ये लेगा अपने बाद V4। जैसे वह खेल रही है, सी इज प्लेइंग। देखो तो इज के बाद ये इज है, इज के बाद कौन वर्ब आया? V4 आया कि नहीं? इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। मगर यही बात करते हैं इज का प्रयोग पैसिव के लिए करेंगे, इसी इज का प्रयोग हम पैसिव वॉइस के लिए करेंगे। तो अब यही इज अपने बाद V3 वर्ब लेगा, सी इज हेल्प्ड, उसे मदद किया जाता है। अब देखिए यहां इज, यहां भी ऑक्सिलरी है, मगर अब अपने बाद वर्ब का तीसरा रूप लिया। दोनों में इज ऑक्सिलरी वर्ब है, मगर एक्टिव आया तो V4 लिया, पैसिव आएगा तो V3 लेगा। एक्टिव में V4 जब लेगा इज अपने बाद तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जबकि अब यदि इज के बाद यानी इज के बाद V3 आया है तो ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव हो गया। क्या चीज हो गया? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे ही, इसमें से बोलो किसे एग्जांपल देते हैं? कोई बोलो। वाज से बी से दोनों से दे रहे हैं। ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था। देखो तो वाज के बाद कौन सा वर्ब का रूप आया? V4। तो वाज यहाँ क्या है? ऑक्सिलरी के रूप में है और ये मेन वर्ब V4 आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? एक्टिव। यही वाज के बाद V3 भी आ सकता है, जैसे आई वाज, मुझे मदद नहीं किया गया। देखिए तो वाज यहाँ पे V4 ले रहा था, अब क्या ले रहा है? V3 ले रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव हो गया। चलिए अब हम ये देखेंगे कि यही इज एम आर यानी बी ग्रुप, राइट अपने बाद ये क्या ले सकता है? तो अपने बाद ये बी ग्रुप नाउन या प्रोनाउन भी ले सकता है या एडजेक्टिव भी ले सकता है। तो जब नाउन पर एडजेक्टिव लेगा V4 V3 के अलावे तो ये अब मेन वर्ब हो जाए। अब देखो हैज और बीन आया है, बीन आया तो हैज भी वर्ब है, बीन भी वर्ब है, इसके अलावा दूसरा कोई वर्ब है? तो जब 2 वर्ब आएगा तो एक हेल्पिंग और दूसरा या बीन मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो यहाँ बीन मेन वर्ब हो गया कब? जब अपने बाद नाउन प्रोनाउन लिया एडजेक्टिव तब। वे लोग बहुत खुश थे, वे लोग बहुत खुश थे। अब देखो वर्ब वर्ब है कि नहीं है? इसके अलावा दूसरा कोई वर्ब है? नहीं है ना। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की तारीफ कौन करता है? एडवर्ब। दूसरा कोई वर्ब आया नहीं तो ये मेन वर्ब कहला गया। बीइंग एक ऐसा वर्ब है
जो एक्टिव में प्रयोग नहीं होते हैं ऑक्सिलरी के रूप में, ये पैसिव में प्रयोग होते हैं। जैसे बहुत सारे पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये देखिए बीइंग है वाला ना है, इसके बाद मेन वर्ब V3 आ गया ये, तो अब ये पैसिव हो गया। ये बीइंग क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, आर भी ऑक्सिलरी वर्ब है, और प्लांटेड क्या हो गया? मेन। जरा गौर कीजिएगा, प्राइमरी वर्ब का दूसरा का पार्ट कौन? वर्ब टू डू। डू ग्रुप में कौन कौन? डू, डज, डिड। डू डज ये वर्ब डू ग्रुप में है। ग्रामर कहता है कि इसको यदि गौर से समझिएगा, ये डू ग्रुप भी मेन वर्ब बन सकता है वाक्य में, और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह प्रयोग हो सकता है। क्या समझे? डू ग्रुप भी अपने वाक्य में मेन वर्ब एवं ऑक्सिलरी दोनों की तरह प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी वर्ब है। कैसे? ये देखिए, डू ग्रुप यदि ऑक्सिलरी के रूप में आएगा तो गौर कीजिएगा, ये अपने बाद सिर्फ वर्ब का पहला रूप लेगा। बोलो क्या लेगा? जैसे आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। जरा गौर कीजिएगा, इस वाक्य में डोंट भी है और प्ले भी है। डोंट क्या होगा? हाई वाला डू, डू देख रहे हो ना? डू के बाद कौन है? प्ले। ये प्ले हो गया मेन वर्ब, और ये डू क्या हो गया? समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी को हम मेन वर्ब भी बना सकते हैं डू को। कब? जब ये अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेगा तब। जैसे आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को करता हूं। देखिए तो इस वाक्य में डू कौन है? ये वाला है। अब इस डू के बाद, ये डू के बाद दूसरा कोई वर्ब है तो इसे क्या कहेंगे? देखो ऊपर वाले वाक्य में डू क्या है? हेल्पिंग। नीचे वाले में क्या हो गया? मेन वर्ब तब हुआ जब अपने बाद कोई नाउन प्रोनाउन यानी को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया। ये ऑक्सिलरी तब होगा जब अपने बाद दूसरा कोई मेन वर्ब V1 के रूप में लेगा। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई दिक्कत? वर्क नाउन है, हाँ, डू ग्रुप में, और जिससे हम मेन वर्ब बना सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब। कैसे? ये देखिए, कोई और बोलो। सी डज नॉट लिव हियर, वह यहां नहीं रहती है। सी डज नॉट लिव हियर, इसका मतलब होता है वो यहां नहीं रहती है। देखो तो डज यही वाला है ना, यहां डज के बाद दूसरा कोई वर्ब है? लिव मतलब रहना, तो डज क्या हो गया? ये क्या हो गया? देखो तो लिव ही तो V1 ही है ना। ये देखेंगे कि यही डज मेन वर्ब कैसे बनता है। सी डज ए जॉब, वो एक जॉब करती है भाई। यानी इस वाक्य में डज, डज के बाद दूसरा क्या आया? नाउन, तो ये डज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। बोलो क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब हम देखेंगे प्राइमरी वर्ब के तीसरा पार्ट यानी वर्ब टू हैव। अब हम ये देखेंगे कि हैव ग्रुप अपने बाद क्या ले सकता है। तो ग्रामर कहता है कि हैव ग्रुप का प्रयोग कोई भी कभी भी यदि ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग होगा यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो ये अपने बाद मेन वर्ब सिर्फ V3 लेगा। क्या लेगा? सिर्फ V3 के सिवा और कोई वर्ब नहीं लेगा। मैं खा चुका हूं। अब जरा देखिए तो हैव क्या है? बोलो, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। सी हैज गॉन, गॉन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सॉरी, हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और गॉन क्या है? मेन वर्ब। अब हम देखेंगे कि यही हैव, हैज, हैड अपने बाद नाउन एवं प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही लेता है। तो जब ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव लेगा
तो ये हैव ग्रुप मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। जैसे सी आई से दे दे रहे हैव से, वी हैव ए कार, हम लोग के पास एक कार है। इस वाक्य में देखिए तो जरा, हैव वर्ब है, इसके अलावे क्या है? ये नाउन है, तो ये हैव क्या हो गया? ऊपर वाले वाक्य में हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नीचे वाले वाक्य में हैव क्या हो गया? मेन वर्ब। इसी प्रोसेस को प्राइमरी वर्ब कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कोई दिक्कत हुई? समझ में आया? आज हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा। क्या पढ़ा? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के पार्ट होते हैं। प्राइमरी वर्ब तीन पार्ट में होते हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज आपको समझ में भी आया होगा। समझा कि नहीं समझा? समझे कि नहीं समझे? चलिए मिलते हैं हम लोग कल इसी समय, और जैसा आपको लगा वैसा आप जरूर कमेंट में कुछ सवाल दीजिए, कैसा लगा और अपना राय दें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।